हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैस और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आज का चार्ट जिस सेक्टर से है, सबसे पहले हम उस सेक्टर की बात कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, ये कारण आपको सेक्टर देखते ही समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने जो है निफ्टी आईटी है। आईटी में एक गजब की बिकवाली, अगर आप बोलें कि 10 साल का एक बड़ा टेन्योर अगर आप लेंगे, तो इतनी बड़ी बिकवाली 10 साल पहले देखी गई थी। यानी कि हम लगभग 46,000 के इंडेक्स से नीचे आते हुए 31,000 पे आ गए। यानी पूरे इंडेक्स में ही 20-25 के आसपास का करेक्शन हो गया है। यानी कि आप स्टॉक्स में जब आप देखने जाएँगे तो 40%, 30% या 20%, लार्ज कैप में 15 या 20% जैसे करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि सेलिंग कितनी हैवी हो रही है। लेकिन वॉरेन बफेट का एक जो नोट जो हमें हमेशा हेल्प करता है कि जब सभी लोग डर रहे हों तो आपको लालची होना चाहिए, और जब सभी लोगों के मन में लालच हो रही हो तो आपको डरना चाहिए। तो ये समय आईटी सेक्टर में डरने का नहीं बल्कि लालच दिखाने का है। अब समझते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी आपको आईटी सेक्टर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा, ना चार्ट पे, ना फंडामेंटली, ना उनके कंटेंट पर। लेकिन मेरी नजर पड़ी है एक ऐसे स्टॉक पे जहां हमें लगता है कि अब वैल्यूएशंस इतने करेक्ट हो गए हैं। और जहां तक बात करें फ्यूचरिस्टिक सोच की, लोग डरे हुए हैं एआई के एंट्री से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कंपनियों का पूरा सर्विस सेक्टर कोलैप्स करेगा। कैसे? वैसी कंपनियां जो मैन पावर पे डिपेंडेंट थी, अब जो मैन पावर ही सप्लाई करती थी, यानी इंजीनियर सप्लाई करती थी, उनसे बने कंपोनेंट सप्लाई करती थी, एआई आने के कारण हो सकता है उनका काम लगभग शून्य पे चला जाए। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हम एआई की बात करेंगे तो एआई में जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन पावर से कनेक्ट होकर ही रन होता है। तो अगर हम ब्रॉडली देखेंगे आईटी सेक्टर को तो हमें समझ में आता है कि ये पैनिक का सिचुएशन जरूर है, लेकिन कोलैप्स का नहीं। यानी कि यहां हमें डर लगेगा कि एआई के कारण कहीं ये सारी कंपनियां कोलैप्स नहीं कर जाए, लेकिन आपको कंपनियों के अंदर जाके एनालिसिस करनी होगी कि कंपनियां एआई क्षेत्र में क्या क्या तब्दीलियां कर रही हैं, ऐसा क्या स्टैंड्स ले रही है जो आगे चलकर एआई से इम्पैक्ट नहीं होकर वो अपने बिजनेसेस को और एक्सपेंड करेगी। इसी में हमें एक कंपनी सूझी जिसका नाम ओएफएसएस है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये नॉर्मल आईटी कंपनियों से कैसे अलग है? नॉर्मल आईटी कंपनियां सभी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन ओएफएसएस सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर पे सेंट्रिक है। यानी इनका पूरा का पूरा बाजार फाइनेंशियल सेक्टर को एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में सीमित है, और यही इसको और सब कंपनियों से अलग बनाती है। यहां पर एआई जैसा चीज आता हुआ तो हमें दिखेगा, लेकिन लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर होगा ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां। क्योंकि यहां पर जो फाइनेंस में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप जब देखोगे कि मान लिया जाए कि एक एग्जांपल देता हूं, आप पोर्टफोलियो बनाते हो, आप पोर्टफोलियो जितने फिल्टर्स को देखकर बनाते हो वो कभी स्पेसिफिक या लिमिटेड नहीं होता है। आपके मन में सैकड़ों ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आप सिस्टम में फीड कर ही नहीं सकते, और जो चीजों को आप सिस्टम में फीड नहीं कर सकते, जिस डाटा को आप सिस्टम में नहीं डाल सकते, तो उसकी एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ही नहीं सकती।
तो ये एक समराइज़ फॉर्म में कारण मैंने बताया, कोशिश की मैंने। लेकिन अगर इसमें मतलब थोड़ा अंदर जाएँगे, थोड़ा डेप्थ में जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियाँ लिस्ट इम्पैक्टेड होने वाली हैं क्योंकि फाइनेंस सेंट्रिक हैं। एआई जैसी टूल्स इसमें यूज़ ज़रूर होंगी और उसपे काम भी कर रही है ओएफएसएस जैसी कंपनियाँ। लेकिन ये उतनी हाइली इफेक्टेड नहीं होगी कि इनके वर्कफ़ोर्स को एकदम से 50% तक डिक्लाइन होना पड़ेगा, इनके प्रॉफ़िटेबल मार्जिन्स खत्म हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखता। यही कारण है कि हमारी नज़र ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर पर पड़ी। ये तो हो गई इसके फंडामेंटल्स की बात। अगर हम अब टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो हमें यहाँ क्या देखना है? टेक्निकल्स पे हमें कुछ भी पॉज़िटिव नहीं दिख रहा है। आप गौर से देखिए इस चार्ट को। अगर आप चार्ट को देखकर, ब्रेकआउट को देखकर 200 डीएमए, 50 डीएमए, वॉल्यूम बार या किसी भी इंडिकेटर को देखकर कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर पे वैसा कुछ भी रिवर्सल नहीं दिख रहा है। ना कैंडल वाइज़, ना पैटर्न वाइज़, ना इंडिकेटर वाइज़। लेकिन यही होता है शेयर बाजार का अनुभव। जब आप काफ़ी लंबे समय तक शेयर बाजार में रहते हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेशन को एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, तो आप कुछ चीज़ों को यूँ ही देखकर बता देते हैं। यूँ ही का मतलब यूँ ही नहीं होता, इसके पीछे पूरी एनालिसिस होती है, आपका पूरा एक्सपीरियंस होता है और आपका पूरा ऑब्जर्वेशन होता है। तो इन्हीं सब को मिलाकर मैंने आज चुना है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर को। लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है। अब क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ओएफएसएस में? तो पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से और थोड़ा करेक्शन संभव है। हो सकता है कि ये आपको अगर यहाँ से टूटे तो काफ़ी नीचे जाता हुआ दिखे, 4000 तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मेरी एक गट फीलिंग बोलती है, गट फीलिंग जैसा चीज़ शेयर बाज़ार में नहीं होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन इतना ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मुझे ये जो कॉस्ट अभी 6,065 के आस-पास देख रहे हैं, यहाँ से मुझे एक रिवर्सल आता हुआ दिखता है। यहाँ थोड़े दिन तक हो सकता है कंसोलिडेशन हो, थोड़ा और नीचे जाए, 6,000 तक जाए, 5500 तक जाए। लेकिन अपने काम की चीज़ ये है कि इस ज़ोन में अब हम धीरे-धीरे ओएफएसएस को एक्युमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, ताकि एक स्विंग जो इतनी गिरावट के बाद आएगी, उसका हम फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए एक ठीक-ठाक गेन यानी परसेंटेज वाइज़ गेन पा सकें। तो ये पूरा एनालिसिस था ओएफएसएस का। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि चार्ट पर कुछ नहीं दिख रहा है तो कैसे बता दिया, तो ये एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हज़ारों चीज़ एनालाइज़ होते हैं आपके दिमाग में और सब चीज़ें किताब या कोर्सेज़ में नहीं मिलती हैं। ये ऑब्जर्वेशन से डेवलप होता है, उसी के आधार पे मैंने ये चार्ट चुना है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सीरीज़ चार्ट ऑफ द वीक का अच्छा लग रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीक, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर मैं बोलना भूल गया था इस बार कि अगर आपको ओएफएसएस में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना हो तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।